हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ तैयारी करा रहे हैं। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे पे नहीं करनी। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, बेस्ट मटेरियल और सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही ये मटेरियल आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 6 स्टूडेंट्स, जो आपका है चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस जो चैप्टर है इसकी आप एक्सरसाइज 7.3 वॉच कर रहे हैं। बट ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सेकंड थ्योरी लेक्चर जरूर वॉच करिएगा। तो एक तो फर्स्ट थ्योरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बेसिकली फ्रैक्शंस के इंट्रोडक्शन कराया था, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन समझाया था, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और उसके बेस पे एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 सॉल्व करने को बोली थी। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 के लिए मैं आपसे कहूँगा आप सेकेंड थ्योरी जो वॉच करिए, जहां पे मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि यहां पे जितने क्वेश्चंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहली बात, ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले थ्योरी लेक्चर आपको कंप्लीट तरीके से आना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल है इस एक्सरसाइज 7.3 का, वो कुछ इस प्रकार से, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा स्कूल टेस्ट के लिए आपको ड्राइंग्स दे दी जाएंगी, और बेस्ड ऑन द ड्राइंग्स आपको बोलेंगे पहले तो फ्रैक्शन लिखिए, और फ्रैक्शन के बाद आप बताइए क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम किनको कहते हैं। बेसिकली इक्विवेलेंट मतलब जो इक्वल होते हैं। तो आपको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म वाला लेक्चर जो अटेंड करना, जब आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा था उसके बाद ही आपने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा जहाँ पे मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताया है। तो इस एक्सरसाइज के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सफिशिएंट है पढ़ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बेसिकली मैंने आपको बताया था, अगर कोई फ्रैक्शन है 1/2 और इस 1/2 के इक्वल में कौन सा और फ्रैक्शन हो सकता है जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखने में अलग हो, लेकिन जब मैं उनको सिंप्लीफाई करूं, या मैं ऐसा बोलूं कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन है 2/4, तो ये 2/4 इक्वल है 1/2 के। ये मैं तब बोल सकता हूं कि जब मैं कोई सिमिलर वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की हो। देखो आप 1/2 में जब मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो यही एक फ्रैक्शन बना रहा है 2/4, और 2/4 एकदम इक्वल आया है 1/2 के। तो कॉमन फैक्टर जब ऊपर नीचे होते हैं और उनको अगर मैं कट कर दूं तो ये जो 2/4 बन रहा है ये हम कहेंगे एकदम इक्वल बन रहा है 1/2 के। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज बेसिकली, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ाया है, आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, आपको वहां पे चीजें बहुत जाके डिटेल में समझ आने वाली हैं। यहां पर देखिएगा ए पार्ट में ये कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस। तो पूरे ए पार्ट में अगर मैं फ्रैक्शन लिखता हूं तो ये फ्रैक्शन बनेगा 1/2। शेडेड पार्ट को सिर्फ मैं पकड़ रहा हूं। शेडेड पार्ट देखता हूं तो ये हो जाएगा 2/4, क्योंकि 2 पार्ट्स शेड हैं और टोटल 4 पार्ट्स मैंने किए हैं, तो टोटल 4 टुकड़े हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मुझे 6 दिख रहे हैं और शेडेड पार्ट सिर्फ 3 हैं, तो 3/6। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे टोटल 8 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, एंड आउट ऑफ दैट 8 पार्ट्स 4 पार्ट्स शेडेड है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/2 इक्वल है 2/4 के? ये इक्वल है किसके? ये इक्वल है 3/6 के, और ये इक्वल है किसके? तो ये इक्वल है 4/8 के। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो मैं कहूंगा यस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों? रीजन क्या है? तो यहां पे मैं कहूंगा कि 2/4 कैन बी रिटन एज 1/2, 3/6 कैन बी रिटन एज 1/2, एंड 4/8 कैन बी रिटन एज 1/2। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अगर ये बात ना करें, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 में
अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 एंड 2 ऊपर नीचे तो ये हमें फ्रैक्शन देगा 2/4। ऐसे ही अगर मैं 1/2 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 3 को तो ये हमें फ्रैक्शन देगा 3/6। और ऐसे ही अगर 1/2 में मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 या 4/4 को, कॉमन नंबर्स को जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4/4 को अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4/8। क्लियर है? तो देखिएगा 2/4, 3/6 एंड 4/8 कैसे आया? कैसे आया? जब मैंने 1/2 वाले फ्रैक्शन में सिमिलर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया। इसलिए मैं कहता हूं कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, एक जैसे फ्रैक्शन है। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू सेम आ रही है 1/2, 1/2, 1/2। यही आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हो। तो नेक्स्ट थ्योरी वीडियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर है। ठीक है, उस वीडियो को भी वॉच करना मत भूलिएगा। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। तो ये यहाँ पे मैंने रेड पेन का यूज किया आपको चीजें समझाने के लिए। अब मैं यूज कर रहा हूं ब्लू पेन का। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं तो यहाँ पे 4 4 4 मतलब 12 टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। आउट ऑफ दिस 12 4 सर्कल्स आर शेडेड, तो ये एक फ्रैक्शन बनाएंगे 4/12। यहां पे अगर मैं देखूं तो 3 3 3 मतलब यहां पे ये टोटल 9 सर्कल्स हैं। आउट ऑफ दिस 9 3 सर्कल्स आर शेडेड। क्लियर? यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल 6 सर्कल्स हैं। आउट ऑफ दिस 6 2 सर्कल्स आर शेडेड। यहां पे टोटल 3 सर्कल्स हैं एंड आउट ऑफ दिस 3 ओनली 1 सर्कल इज शेडेड। इधर अगर मैं नजर मारूं तो यहां पे टोटल कितने सर्कल्स हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल 15 सर्कल्स हैं। आउट ऑफ दिस 15 कितने सर्कल शेडेड है तो 1 2 3 4 5 6 6/15। इन्होंने हमसे पूछा है क्या 4/12 इज इक्वल्स टू 3/9 इज इक्वल्स टू 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 6/15। हम ऐसा बोल सकते हैं? इन्होंने हाँ या ना में जवाब पूछा है। राइट द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मैंने लिख दिए। आर ऑल दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? क्या ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं? ये आपका सवाल है, हाँ या ना। ऊपर वाले में देखो मैंने लिखा था यस, रीजन भी दिया था क्यों। यहां पे देखिएगा, अगर मैं 1/3 ये सबसे छोटा फ्रैक्शन यहां पकड़ता हूं तो 1/3 में आप नोटिस करिएगा अगर मैं ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहां पे ये फ्रैक्शन मेरा बन जाएगा 4/12 बनेगा। अगर मैं 1/3 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये फ्रैक्शन मेरा बनेगा 3/9 बनेगा। और ऐसे ही अगर मैं 1/3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 को तो ये बनेगा 2/6 बनेगा। क्लियर? ऐसे देखिए ये फ्रैक्शन वही बनते जा रहे हैं 4/12 3/9 2/6 1/3। ऐसे ही अगर मैं 1/3 में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, किसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं? 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये फ्रैक्शन मेरा बनेगा 6/18। कितना बना? 6/18। बट मेरा कितना आया था यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 सर्कल्स में से 6 शेडेड थे। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या होना चाहिए था? देखिए यहां तक तो सब कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहा था, बट ये लास्ट ड्राइंग देख के मैंने बोला कि ये 6/15 इक्विवेलेंट नहीं है 1/3 के, तो इन सब को मैं इक्विवेलेंट नहीं बोलूंगा।
नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। पहले 4 डायग्राम्स जो थे वो इक्विवेलेंट थे, बट ये वाला जो डायग्राम है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों आपको बता दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की तरफ। कहां पे मूव कर रहे हैं? सी पार्ट की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और सी पार्ट देखिएगा। सी पार्ट में ये क्या बोल रहा है, तो यहां पे अब इन्होंने बोला, अच्छा नहीं है ही नहीं, 2 ही थे, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। हर एक रो में से पेयर बनाओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले तो हम पहली रो पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 2 ही पार्ट थे, ए एंड बी, जिसके लिए हमने जवाब दिया। इसके लिए यस था, इसके लिए नो था। क्यों था वो मैंने रीजन दे दिया। अब मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि ए वाला जो ड्राइंग है इसको देख के हम एक फ्रैक्शन बोल पा रहे हैं, वो है 1/2। अगर मैं शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन बनाता हूं तो वो है 1/2। 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट शेडेड है, 1/2। बी पार्ट को अगर मैं देख पा रहा हूं तो बी पार्ट में आप देखेंगे यहां पे फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो यहां पे फ्रैक्शन बनेगा टोटल 6 पार्ट्स। टोटल कितने? 6 पार्ट। आउट ऑफ दिस 6 पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट्स आर शेडेड। आउट ऑफ दिस 6 पार्ट्स 4 पार्ट्स आर शेडेड। क्लियर है? तो यहां पे ये हो गया 4/6। सी पार्ट अगर मैं देखता हूं, सी पार्ट में टोटल 3 3 6 7 8 9 टोटल 9 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ दिस 9 3 पार्ट्स आर शेडेड। क्लियर है? और ऐसे ही अगर मैं डी पार्ट देखूं तो डी पार्ट में आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 8। आउट ऑफ दिस 8 2 पार्ट्स आर शेडेड। क्लियर? और अगर मैं ई डायग्राम देखूं तो ई डायग्राम में आप नोटिस करना ओनली 4 पार्ट्स। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर शेडेड। ये थे सारे फ्रैक्शंस। राइट द फ्रैक्शंस लिख दिए पहली रो के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं रो 1, रो 1। क्लियर? अब हम मूव करते हैं रो 2 की तरफ। तो रो 2 के लिए हम रेड पेन का यूज कर लेते हैं। देखिएगा रो 2 मैं यहां लिख रहा हूं, रो 2। क्लियर? और रो 2 के लिए हमारा जो पहला डायग्राम है फर्स्ट के लिए हम क्या फ्रैक्शन लिख सकते हैं? तो फर्स्ट के लिए हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। आउट ऑफ दैट 18 कितने पार्ट शेड हैं? 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट शेड है, 6/18। क्लियर है? ऐसे ही सेकेंड पार्ट अगर मैं वॉच करता हूं तो सेकेंड पार्ट में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 8 पार्ट्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 8 है। आउट ऑफ 8 पार्ट्स शेड जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, तो ये आ जाएगा 4/8। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं यहां पर तो थर्ड पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 पार्ट्स में से कितने शेडेड हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 पार्ट्स शेड हैं। क्लियर है? और ऐसे ही अगर मैं फोर्थ पार्ट देखूं तो फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन क्या बनेगा? देखिएगा फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन बनेगा कैसे? तो ये लंबे लंबे पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ दैट 12 पार्ट्स शेडेड कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8/12 शेडेड है। ठीक है,
तो ये शेडेड पार्ट के लिए मैंने फ्रैक्शन लिखा। यहां पे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहां पे टोटल 16 पार्ट्स हैं। फिफ्थ में टोटल 16 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ दैट 16 1 2 3 4 पार्ट शेडेड हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने रो 1 और रो 2 के लिए फ्रैक्शंस लिख दिए। अब इन्होंने बोला है पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। हर रो में से पेयर बनाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। तो वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहां पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं a है 1/2 और 1/2 में अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो यहां पे ये आ जाएगा 2/4। कहीं पे भी 2/4 नहीं है, पहली चीज। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे 4 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 2 × 4 इज 8 एंड 1 × 4 इज 4। तो आप देखिएगा a के लिए सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा है। ये कैसे आया? आपने चीजें समझी? ए और सेकंड वाला ऑप्शन कहां पे लिखे हम एक काम करते हैं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे आपको चीजें समझाता हूं। देखिएगा यहां पे ब्लैंक शीट पे आप चीजें समझना। आप जो आपका ए पार्ट था, मेरे हिसाब से ए पार्ट था आपका 1/2। तो 1/2 जो है वो मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? तो ये ए पार्ट मैच कर रहा है सेकंड पार्ट से। और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? तो सेकंड पार्ट में लिखा है 4/8। तो हम 1/2 को 4/8 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने रीजन ये दिया। देखिए 1 × 4 इज 4, 2 × 4 इज 8। तो यस, ए और सेकंड पार्ट का दोनों रो में। ठीक है, तो रो 1 यहां लिख देता हूं और रो 2 यहां लिख देता हूं। तो रो 1 में मैं रो 2 वाली चीजों से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ रहा हूं। तो पेयर किसका बना? ए एंड सेकंड का पेयर बना। क्लियर है? अब हम यहां पे ले लेते हैं बी पार्ट को। आ जाते हैं शीट पे वापस। बी पार्ट के लिए है 4/6। 4/6 यहां पे किसका इक्विवेलेंट है ये हमें देखना है। क्लियर है? तो 4/6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूं तो ये आएगा 2/3। और 2/3 का मतलब है कि यहां पे देखो 4/6 है ना, बी का पार्ट है 4/6। आप यहां पे नोटिस करिएगा, अगर मैं पीछे जाता हूं, मतलब उस शीट पे आता हूं जहां पे मैं सॉल्व कर रहा था, तो बी ऑप्शन है 4/6। 4/6 में मुझे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है किसका? 2 × 2 का, और 6 में मुझे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है 2 × 3 का। तो यहां पे 2/3 में 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तब जाके 4/6 बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे इसकी मैचिंग करवानी है। किससे मैचिंग करवानी है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है? तो 4/6 जैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहां पर है? आप देखिएगा यहां पर हम कहेंगे यहां पर 1/3 आ रहा है। ठीक है, यहां पे हमारा 2/3 आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 × 12, 4 4 × 16। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 8 और 12, मतलब 2 4 × 8 एंड 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2/3। 8/12 को नज़र मारना। देखो 8/12, 8/12 अगर मैं देखूँ तो 8/12 किससे बना हुआ है? 8/12 बना है 2 × 2 × 2 से, और 12 बना है 2 × 2 × 3 से। यही बना है। मतलब यहां पे मुझे एक चीज देखने को समझ आ रही है। वो क्या समझ आ रहा है? वो ये समझ आ रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ 4/6 और 8/12 को इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन समझना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं 2/3 में 2 × 2 करता हूं और अगर मैं 2/3 में 4 × 4 करता हूं, यहां पे समझना, ये अगर मैं हटा दूं 2 × 2 2 × 2, यहां पे मैं बोल रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4/4 को। तो फ्रैक्शन हमारा 2/3 है,
फ्रैक्शन हमारा 2/3 है। 2/3 में अगर 2 इंटू 2 करता हूं तो 4/6 आ रहा है। 2/3 में अगर मैं 4 इंटू 4 करता हूं ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये फ्रैक्शन आएगा 8/12। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 8/12 मतलब फोर्थ वन। तो मैं कहूंगा यहां पे एक पेयर जो बन रहा है वो बी और फोर्थ का पेयर बन रहा है। रो 1 और रो 2 में बी और 4 का एक पेयर बन रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन चीजें पता होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन करके देख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। कोई चीज कैसे बनी है मैं वो चेक कर रहा हूं। देखिए मैं फिर से बताता हूं, सी वाले पार्ट को देखना। सी वाले पार्ट में अगर आप देखो तो ये है 3/9। सी वाले पार्ट में ये फ्रैक्शन है 3/9 और 3/9 का मतलब है 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 3 इज 9। यही है। इसका पेयरिंग अगर मुझे करना है तो सी पार्ट का पेयरिंग सेकेंड रो के अंदर मैं करूंगा 6/18 से। क्यों कर रहा हूं सर 6/18 से, इस चीज को समझना। 6/18 को अगर तुम देखो तो 6 बना है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 से और 18 बना है 3 मल्टीप्लाइड विथ 6 से। तो यहां पे क्या कॉमन निकाला आपने? मैं एक काम ऐसा कर सकता हूं कि मैं ऐसा बोल देता हूं कि यहां पर आप नोटिस करिएगा 6 बना है 2 इंटू 3 इंटू 1 से, ऐसा बोल दे। और 18 बना है 6 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, तो 2 इंटू 3 अगर मैं यहां से हटा दूं तो 2 इंटू 3 अगर मैं हटा दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 6 इंटू 1 से 6 बना है और 18 बना है 6 इंटू 3 से। आप नोटिस करिएगा क्या समझ आ रहा है? 1/3 1/3। अगर मैं 1/3 में 3 मल्टीप्लाई करता हूं, 1/3 में अगर 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो 6/18 और 3/9 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 6/18 ये है हमारा फर्स्ट वन। तो यहां पर जो पेयरिंग होगी वो पेयरिंग मेरी हुई है सी की फर्स्ट के साथ। रो 1 में जो सी ऑप्शन था रो 2 का फर्स्ट ऑप्शन के इक्विवेलेंट आया है। क्लियर है? क्यों आया है वो रीजन भी मैंने समझाया। सिमिलर नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। देखिएगा डी पार्ट में ये क्या कह रहा है। डी पार्ट में ये कह रहा है 2/8। 2/8 का क्या मतलब है? तो 2/8 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 4। यही है 8, यहीं से आया होगा। 2 इंटू 4 8 से और 2 बना होगा 2 इंटू 1 से। ठीक है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखता हूं रो 2 के अंदर, तो रो 2 के अंदर देखिए फर्स्ट वन हमारा हो गया, सेकंड वन हमारा हो गया, फोर्थ वन हमारा हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो चुका है। अब बच रहा है थर्ड और फिफ्थ। तो 4/16। तो यहां पर अगर हम देखें 4/16 को तो 4 बना है हमारा 4 इंटू 1 से और 16 हमारा बना है 4 इंटू 4 से। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? देखिए अगर मैं ब्लू पेन चला के दिखाता हूं तो यहां पे 1/2, ठीक है, यहां पर 2/3, 2/3, यहां पे 1/3, इधर 1/3, इधर 1/4, इधर 1/4। सिमिलर नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कुल मिला के 2/8 के लिए यहां पर फिफ्थ ऑप्शन इज द बेस्ट पेयरिंग। ये मैंने पेयर किया। मैंने किसका पेयर बनाया? मैंने डी और फिफ्थ का पेयर बनाया। डन है? समझ आ रही हैं चीजें? यहां पे ऐसे ही अगर मैं ई ऑप्शन देखूं, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में मुझे बोला है 3/4। अब देखिए 3/4 इसका पेयर बनेगा जो बचा हुआ है उसके साथ, 12/16 के साथ। देखिएगा 12/16 और 12/16 में 12 बना होगा 3 इंटू 4 से और 16 बना है
4 इंटू 4 से। इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि 3/4 यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है। बेसिकली ऊपर नीचे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, या ना हो प्राइम नंबर्स चलेंगे, ऊपर नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ऐसा समझ लो। 3 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1/4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1/3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 2/3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे कुल मिला के ई ऑप्शन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आया है वो है थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कहेंगे थर्ड के साथ इसकी पेयरिंग हमने की है। ठीक है, तो पेयर्स क्या क्या बने हैं? तो पेयर बना है ए एंड सेकेंड, ये एक पेयर बना। दूसरा पेयर बना है बी एंड बी के साथ फोर्थ वन, ये एक पेयर बना। एक पेयर बना है सी, सी के साथ पेयरिंग हुई है फर्स्ट वन की, ये। और यहां पे पेयरिंग है डी, तो डी के साथ पेयरिंग हुई है किसकी? फिफ्थ वन की। और ऐसे ही यहां पे है ई, ई के साथ पेयरिंग हुई है किसकी? तो ई के साथ थर्ड वन की पेयरिंग हुई है। चीजें समझ आ रही हैं? ये हमने पेयर्स लिख दिए, यही हमारा सवाल था पीछे। हमारा सवाल क्या था क्वेश्चन नंबर 2 कि आप पेयर अप करिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फ्रॉम ईच रो, दोनों रो से इक्विवेलेंट पेयर्स देखिए। तो यहाँ पे कुल मिला के ये सवाल जो है ये आपको सिखाना चाह रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किनको कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरी चीज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पीछे से भी स्पेस बना लेते हैं, यहाँ से भी, और आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमसे कह रहा है रिप्लेस दिस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। सही नंबर से इस बॉक्स को रिप्लेस करिए। देखिए ए ऑप्शन में मुझे बोला है एक फ्रैक्शन है 2/7। ये 2 को अगर मुझे 8 बनाना है इस 2 को अगर मुझे 8 बनाना है, तो आप बताइए 7 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी जो इस बॉक्स के अंदर आएगी। देखो 2 को 8 बनाने के लिए मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तभी तो 8 बना न्यूमरेटर में। तो जो वैल्यू मैं ऊपर डाल रहा हूं वही वैल्यू मैं नीचे भी डालूंगा। तो यहाँ पे 2 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो 7 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 इंटू 4 इज 4 इंटू 6 इज 24 एंड दिस इज 28। तो 28/28 मेरे हिसाब से इस बॉक्स में 28 आना चाहिए। यही आपसे पूछा, फिलिंग द ब्लैंक्स है कुल मिला के ये। तो ये था ए पार्ट। मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। देखिएगा बी पार्ट में हमसे कह रहा है 5/8 इज इक्वल्स टू किसके? 10 बॉक्स। इसका मतलब 5 को 10 बनाने के लिए मैंने 5 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो ही तो 10 बनेगा। ऐसे ही अगर मैंने न्यूमरेटर में 2 डाला है तो डिनोमिनेटर में भी 2 जाएगा। इसका मतलब 8 इंटू 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 16। तो यहाँ पे बॉक्स में आना चाहिए 16। क्लियर है? तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बॉक्स में वैल्यूज को रिप्लेस करना था, वो हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आया 28 और यहाँ पे आया 16। ए और बी पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। ब्लू पेन यूज कर लेता हूं, और ब्लू पेन से मैं अब आपको करके दिखा रहा हूं सी और डी पार्ट। क्लियर है? चलिए इसको देखिएगा, सी पार्ट हम कैसे करेंगे। 3/5, क्या बोला है? 3/5 इज इक्वल्स टू बॉक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में दिया है 20। तो देखो 5 को 20 बनाने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया होगा? तो आप कहेंगे सर 5 को 20 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई हुआ होगा। डेफिनेटली यही हुआ है। तो देखो 5 इंटू 4 होता है 20। अगर 5 में 4 मल्टीप्लाई किया है तो 20 आ रहा है। तो आपका एक्चुअल फ्रैक्शन था 3/5। 3 के साथ हमें 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 विल गिव यू 12, और यहां पे फाइनली हमारा फ्रैक्शन बनेगा 12।
तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए था, इस बॉक्स में आना चाहिए था 12। देखिएगा 28 यहां पर हमें मिला, ठीक है, इस बी वाले बॉक्स में हमें मिला है 16 और ये सी वाले पार्ट में न्यूमरेटर में हमें मिला है 12। क्लियर। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। तो देखो डी पार्ट में ही हमसे क्या कह रहा है, तो डी पार्ट में ही हमें फ्रैक्शन दे रहा है 45/60। तो 45/60 इज इक्वल्स टू 15 एक बॉक्स है। अब आपको यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी, कुल मिला के हमें यह देखना है कि 45 मतलब 15 को 45 बनाया होगा, यहां तो ऐसा किया होगा, ठीक है, या फिर 45 और 60 को अगर आप ध्यान से देखें तो 45 किससे बना है, आप वो फ्रैक्शन ढूंढिए जहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 होगा और इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है उसी से 45 60 बना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 45 बना होगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 9 से, ऐसे ही बना होगा, और 60 बना होगा किससे, तो 60 बना होगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 12 से। क्लियर है। तो 5 इंटू 12 होता है 60। अभी 9 में अगेन मुझे फैक्टर दिख रहा है 3 इंटू 3 का, तो 9 में मुझे फैक्टर दिख रहा है 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 का, और 12 में भी एक 3 का फैक्टर मुझे दिख रहा है। ये 12 में जो 3 का फैक्टर दिख रहा है ये है 3 मल्टीप्लाइड विथ 4, ऐसे ही है। मतलब ये कि 3/4 में मैंने ऊपर नीचे 15 और 15 का मल्टीप्लिकेशन किया था। आप नोटिस कर रहे हैं इस चीज को, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 5 इंटू 3 इज 15 और 5 इंटू 3 इज 15। 3/4 में जब मैंने ऊपर नीचे 15 का मल्टीप्लिकेशन किया तब जाके ये 45/60 बना। इसी 3/4 में मैं इसको सर्कल कर देता हूं, इसी 3/4 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 हो जाए। तो इस केस में मैं ऐसा बोलूंगा कि क्यों ना आप 3/4, देखो 3 को 15 बनाना है तो 3 में आप 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आपका 15 बन जाएगा। मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूं, 3/5 में 15 इंटू 15 किया था। यहां से अगर इसको क्लियर करके मैं डायरेक्टली 15 इंटू 15 लिखूं तो 15 मल्टीप्लाइड विथ 15 किया था। कॉमन चीज जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की थी वो 15 इंटू 15 था। 3/4 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर में 15 आ रहा है। आप बताइए 4 में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 4 में 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर 5 मल्टीप्लाई किया 15 बनाने के लिए, ऐसे 4 में भी 5 मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होके 20 बनेगा। तो ये जो खाली जगह थी यहां पे बेसिकली 20 आना चाहिए। आपने एक चीज समझी, यहां पे हम वो फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 होगा। 3 और 4 में कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, तो हमने 3/4 एक फ्रैक्शन ढूंढा, इस फ्रैक्शन में 15 और 15 मल्टीप्लाई हुआ था तब 45/60 आया। उसी 3/4 में अगर मैं 5 और 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15/20 आएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 15/20 इज इक्विवेलेंट टू 45/60 एंड ये दोनों इक्विवेलेंट है 3/4 के। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ABCD। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं सो दैट आपको समझ आए कि हमने 4 पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिए। कॉपी कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए, कॉपी करिए, उसके बाद हम मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। देखिएगा सी पार्ट में ये हमें एक फ्रैक्शन दे रहा है, वो फ्रैक्शन है 18/24 और इन्होंने बोला है 18/24 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है, तो ऊपर क्या आना चाहिए था, ये आपका सवाल है। एक चीज यहां पे नोटिस करिएगा, 18 बनता है 3 मल्टीप्लाइड विथ 6 से और 24 बनता है 3 मल्टीप्लाइड विथ 8 से। 6 और 8 में भी एक कॉमन फैक्टर मुझे 2 नजर आ रहा है, तो 6 बना है आपका 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 से और यहां पे 8 आपका बना है किससे, तो 8 बना है हमारा 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 से। अब देखो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 6 और 6 दिख रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई हुए हैं 3/4 में। डन। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है तो ऊपर बेसिकली सिर्फ 3 था,
तो 18/24 3/4 इसके इक्विवेलेंट आया, इक्वल आया। क्यों इक्वल आया? क्योंकि जब मैं 3/4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे 6 को, तो ही तो मेरा फ्रैक्शन 18/24 आ रहा है। तो कॉमन ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई किया है वो 6 × 6 है। क्लियर? तो नीचे अगर मुझे 4 चाहिए तो ऊपर 3 होगा। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बेसिकली नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ये मैं वीडियो में समझाने वाला हूं। जैसे ये वाला लेक्चर खत्म हो, जैसे ये एक्सरसाइज 7.3 अभी आप सुन के खत्म करेंगे, आप नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर वॉच करिए सो दैट आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझ आए। वहां पे भी हमने कॉमन फैक्टर्स को निकाला हुआ है, ठीक है, और फिर उससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में गए। क्लियर है ये चीज? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सी पार्ट तक कर लिया पूरा सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग टोटल इस एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। क्लियर है? मूव करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ये कह रहा है, देखिएगा आपको एक गिवन फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। चलिए, तो गिवन है 3/5, डन। अब इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आपको 20 बनाना है। ए पार्ट में कहा है डिनोमिनेटर 20 बनाइए। हैविंग डिनोमिनेटर 20, हैविंग डिनोमिनेटर 20। क्लियर? तो इसका मतलब आपको 3/5 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 20 बन जाएगा। तो 5 में आपने 4 मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये 20 आया। अगर आपने नीचे 4 मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ये सिखाता है, जो वैल्यू आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही वैल्यू आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। और अगर कोई वैल्यू आप ऊपर खुद से डाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही सेम वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में डालनी है। कुल मिला के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको सिखाता है कि सिमिलर वैल्यू आप अपने से खुद से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रैक्शन आएगा वो पहले वाले फ्रैक्शन का इक्वल होगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देखो 5 × 4 20 बनाता है, ऐसे ही मैं 3 × 4 को क्या बोलूंगा? तो 3 × 4 जो वैल्यू मैंने नीचे डाली वही ऊपर होगी, तो 3 × 4 होता है 12। देखिए ये फ्रैक्शन आएगा जहां पे 12/20, ये आपका ए ऑप्शन का आंसर होगा। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 20 बन गया। क्लियर है? यही था आपका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो क्या बोला है, वो कह रहा है हैविंग न्यूमरेटर 9, हैविंग न्यूमरेटर 9। अब 9 बनाना है। किसको 9 बनाना है? 3/5 के न्यूमरेटर को। मतलब 3 को 9 बनाने के लिए आपने 3 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा तो ही तो 9 आया। न्यूमरेटर 9 बन गया। अब क्योंकि आपने 3 डाल दिया तो आपको सिमिलर वैल्यू 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 5 × 3 होता है 15। कुल मिला के 9/15 ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। न्यूमरेटर 9 बन गया, यहां पे डिनोमिनेटर 20 बन गया। क्लियर है? ऐसे ही हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में ये कह रहा है हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए? हैविंग डिनोमिनेटर 30। हमें डिनोमिनेटर 30 चाहिए। हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए? हमें डिनोमिनेटर 30 चाहिए। अब डिनोमिनेटर 30 चाहिए 3/5, तो 3/5 फ्रैक्शन है, और 5 को डिनोमिनेटर अगर मुझे 30 चाहिए तो 5 के साथ मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा। यही 6 मुझे 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 × 6 इज 18 एंड 5 × 6 इज 30। तो ये आ गया 18/30। क्लियर है? तो ये आपका डिनोमिनेटर 30 बन गया। ऐसे ही डी पार्ट में ये कह रहा है हैविंग न्यूमरेटर 27, हैविंग न्यूमरेटर 27।
आपको न्यूमरेटर क्या बनाना है, न्यूमरेटर को 27 बनाना है। किसके न्यूमरेटर को, जो फ्रैक्शन आपको 3/5 दिया है। तो 3/5 के न्यूमरेटर को 27 बनाने के लिए मैंने 9 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, वही 9 में 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका यहां पे फ्रैक्शन बनेगा 27/45। क्लियर है, ये हमारा एक फ्रैक्शन आया जिसमें न्यूमरेटर 27 है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स को सॉल्व करना था, जो मैंने एक ही शीट पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है, यहां पे मुझे साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, सो दैट मुझे भी समझ आए कि यस आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। क्लियर है, तो टीचर के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है, वो कम्युनिकेशन आपका सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे दिखेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। और चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते रहिएगा। चलिए तो बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। 36/48 आपको मैं एक फ्रैक्शन दे रहा हूं, ठीक है, ये गिवन फ्रैक्शन है, और इस गिवन फ्रैक्शन में आपको इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इस हिसाब से कि न्यूमरेटर में 9 दिखे। देखना, तो हैविंग न्यूमरेटर 9, हैविंग न्यूमरेटर 9। अब देखो 9 न्यूमरेटर चाहिए, फ्रैक्शन यही होना चाहिए, इसी का इक्विवेलेंट चाहिए हमें। तो 36 अगर मैं देखूं तो यहां पे 6 मल्टीप्लाइड विद 6 36 होता है। और 48 कैसे बना होगा, तो 48 आपका बना होगा, ये बना होगा कैसे, तो ये बना होगा जब मैंने 6 से इसको किसको मल्टीप्लाई किया होगा, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा। 6 into 5 is 30, 6 into 6 is 36, 6 into 7 is 42 and 6 into 8 is 48। और आप देखिए 6/8, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया 606। 6/8 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6 बना है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 से, और 8 बना है 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 से। क्लियर है, मतलब ये है कि अगर मुझे जो फ्रैक्शन दिया है 36/48, ये है 36/48, तो यहां पे 36/48 जो है ये इक्विवेलेंट है 3/4 के। ये ऐसा बोलना चाह रहा है, मतलब जब मैं 3 के साथ 12 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 4 के साथ 12 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्लियर है, तो मैंने बेसिकली 12 और 12 कॉमन फैक्टर दोनों में निकाल लिया, तो मेरा एक 3/4 आया है जो कि इक्विवेलेंट है 36/48। अब मुझे 3/4 को कन्वर्ट करना है, ए पार्ट में देखिएगा, मुझे 3/4 को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि न्यूमरेटर 9 आ जाए। नाउ 3/4 इज इक्वल्स टू 9/what, ये आपका सवाल है। तो यहां पे 3 के साथ मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो ही तो 9 आया होगा, वही 3 में 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 into 4 होता है 12। कुल मिला के न्यूमरेटर 9 हो गया और डिनोमिनेटर 12 हो गया। ये वो फ्रैक्शन है जो कि इक्विवेलेंट है 36/48। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे आंसर में, और वो स्टेटमेंट हमारा आएगा हेंस कॉमा 9/12 is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट है, 36/48। 36/48। क्लियर, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमने किया है सॉल्व। ये सिर्फ ए पार्ट का सॉल्यूशन था, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो हैविंग न्यूमरेटर 9, इस फ्रैक्शन को 36/48 को इस तरीके से लिखना है। तो गिवन फ्रैक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, मुझे जो गिवन फ्रैक्शन था वो 36/48 था। ए सवाल हमसे कह रहा है हमें न्यूमरेटर 9 बनाना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो 9/12 इज इक्विवेलेंट टू 36/48। ये कैसे बना, हमने 9/12 बनाने के लिए पहले 3/4 को फाइंड किया, और 3/4 कहाँ से आया है, जब हमने 12/12, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर निकाला।
तो 36/48 इज इक्वल्स टू 3/4. दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट, ऐसा मैं लिख सकता हूं यहां पे. क्लियर है? अब now using 3/4 and multiplying 3 and 3 in numerator and denominator both, हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा 9/12. तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपके सामने हो गया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ. बोर्ड कर लेते हैं क्लियर. इसका बी पार्ट कह रहा है कि गिवन फ्रैक्शन हम आपको दे रहे हैं और गिवन फ्रैक्शन सिमिलर हम आपको दे रहे हैं 36/48. 36/48. डन. अब आपका हम ये चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 4 हो. ठीक है, हैविंग डिनोमिनेटर 4 ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए. हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 4, जिसका डिनोमिनेटर 4 हो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए. तो 36/48 कैन बी रिटन एज 12 multiplied with 3 is 36 and 12 multiplied with 4 is 48. क्लियर है? तो हम कहेंगे therefore 36/48 is equals to 3/4. ये इक्विवेलेंट है दोनों. ठीक है, हमें डिनोमिनेटर बनाना है 4, तो कुल मिला के 3/4 हमारा जवाब आ गया. हमने तो मेहनत ही करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर खुद ही 3/4 आ गया. तो 36/48 इज इक्वल्स टू 3/4. हमारा यहां पे आंसर आएगा एक स्टेटमेंट फॉर्म में. आंसर हम लिख देते हैं, हेंस 3/4 इज इक्विवेलेंट टू किसके? इट इज इक्विवेलेंट टू 36/48. क्लियर है? डन. बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करना था. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. बोर्ड कर लेते हैं क्लियर. और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. आप ये चेक करिए कि दिए हुए फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं. बस हाँ या ना में जवाब देना है. लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. टीचर अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन देती हैं तो हमें कुछ तो लिख कर आना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन में मुझे क्या बोला है. गिवन में मुझे बोला है 5/9 एंड 30/45, 30/54 सॉरी 30/54 ये मेरा ए ऑप्शन दिया है. तो 5/9 दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. कॉमन फैक्टर 1 है. तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे 5/9. अगर आपको 5 को 30 बनाना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 में 6 मल्टीप्लाई कर दें, और 5 में जैसे ही 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा 30 हो जाएगा. अब क्योंकि 5 में आप 6 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही 6 आपको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 9 इंटू 6, और जैसे ही आप 9 इंटू 6 करेंगे तो ये 54 हो जाएगा. यस, 5/9 इज इक्वल टू 30/54. तो ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. हमारा जवाब ए ऑप्शन के लिए आएगा यस. ये हमारा आंसर है. डन. तो देखिएगा एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूं. यहां पे हमारा आंसर आया है यस. ए ऑप्शन हमारा यहां पे हो गया सॉल्व. मूव करते हैं बी ऑप्शन की तरफ. बी ऑप्शन में हमें जो फ्रैक्शन दिया है उसको देखिएगा. देखिए बी ऑप्शन में हमें ये फ्रैक्शन दे रहा है 3/10 एंड 12/50. तो 12/50 आप देखिएगा ये मुझे गिवन है, हमें चेक करना है. तो 3/10 में क्या कुछ कॉमन है ऊपर नीचे? तो नहीं. 3/10 में सिर्फ 1 कॉमन है और कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है. तो 3/10. अब 10 को अगर 50 बनाना है, 10 को आपको कितना बनाना है? 10 को 50 बनाना है. तो आपने 5 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा. 10 इंटू 5 इज 50. यही जो 5 आपने नीचे डाला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है वही सिमिलर वैल्यू आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है. तो 3 मल्टीप्लाइड विद 5 इज 15.
तो कुल मिला के देखिएगा मेरा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है वो 15/50 आया है, ना कि 12/50 आया। तो मैं कहूंगा नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नो, यहां पे मेरा जवाब नो आएगा। क्यों नो आया? पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। क्लियर है? इस तरीके से हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा सी पार्ट कह रहा है 7/13, ठीक है, एंड 5/11, ठीक है। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो 7 को किसी भी तरीके से 5 नहीं बनाया जा सकता और 5 को किसी भी तरीके से 7 नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, हम कहेंगे नो, नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये मेरा आंसर है। क्लियर है भाई? 7 में आप कुछ भी आगे मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, और 5 में आप कुछ भी आगे मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2 कर लो, 5 × 3 कर लो, 5 × 7 कर लो, ये वैल्यू कभी 7 के बराबर नहीं आएगी। क्लियर है? तो 7 को 5 नहीं बनाया जा सकता, 5 को 7 नहीं बनाया जा सकता। हाँ, एक काम, अच्छा इक्विवेलेंट तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और अलग अलग वैरायटी के हैं। तो ये फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन दोनों को तो हम नहीं बोलेंगे आपस में। हमसे इन्होंने पूछा था आप इस पेयर को चेक करो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो सी ऑप्शन में ये नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? सिर्फ इसमें ए ऑप्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, बाकी ना बी है ना ही सी है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, रीजन मैं आपको देता जा रहा हूं। चेक करना था, चेक किया है मैंने। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए। अब देखो यहां पे रिड्यूस करिए, ये एक्सरसाइज आपको क्या सिखाना चाह रही है? बेसिकली आपको वर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म सिखाना चाह रही है। मैं बताता हूं कैसे। देखो ए ऑप्शन में ये कह रहा है 48/60 ये एक फ्रैक्शन है। आप बताइए ये 48 किसके मल्टीप्लिकेशन से बना होगा? तो 48 बेसिकली किसके मल्टीप्लिकेशन से बना है? तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना आना चाहिए। देखो 48 के फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। फैक्टर्स आते होंगे निकालने, देखना 2 multiplied with 2 is 4 and 2 multiplied with 4 is 8. Again 2 multiplied with 1 is 2 and 2 multiplied with 2 is 4. Again 2 multiplied with 6 is 12 and 2 multiplied with 3 is 6 and 3 multiplied with 1 is 3. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 48 बना है 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 3 से? ऐसा बोल सकता हूँ। और अगर मैं 60 को नोटिस करता हूँ तो 60 किससे बना है? 60 बना है 2 multiplied with 30 से, 30 बना है 2 multiplied with 15 से। क्लियर है? और फिर 3 multiplied with 5 से बना है 15 और 5 multiplied with 1 से 5। इसका मतलब अगर मैं 2 × 2 × 3 × 5 देखूं तो मुझे ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं? देखिएगा 2 × 2 × 3 एंड 2 × 2 × 3। इसका मतलब अगर मैं 12 4 और 5 में मल्टीप्लाई करता हूं, देखो इसका मतलब ये है कि अगर 4 के साथ मैं 12 मल्टीप्लाई करूं और 5 के साथ अगर मैं 12 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरा 48/60 वाला फ्रैक्शन आया होगा। बोलो हाँ, ठीक है। 48/60 मेरा कैसे बना होगा? जब मैंने 4 को 12 से और 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया होगा। डन। ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर है अगर मैं उनको हटा दूं तो 48/60 इज इक्विवेलेंट टू 4/5। तो देखिए इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है। किसको? 4/5।
अब इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने कॉमन फैक्टर्स को निकाला। कैसे निकाला? मैंने प्राइम फैक्टर्स देखे सबसे पहले। ये चीज समझ आ रही है? ये था इसका ए पार्ट करने का तरीका। क्लियर? अब हम मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, आपको और चीजें अच्छे से समझ आएंगी। देखना बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, तो बी पार्ट में ये कह रहा है 150/60। ये आपका एक फ्रैक्शन है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिए 150 किससे बना और 60 किससे बना। तो देखिए 60 बना है 30 के मल्टीप्लिकेशन से, जब मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 150 कैसे बना, तो 150 बना है अगेन जब मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, ऐसे ही बना। ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 30 और 30 दिख रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि 150/60 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 5/2 है। हमें वो वाला फ्रैक्शन लिखना है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के साथ हम लिख सकते हैं। मतलब 5 और 2 में अब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। हमें 30 और 30 जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करना है। यही कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व किया। अभी और पार्ट करूंगा, आपको और अच्छे समझ आएगा। देखना सी पार्ट में क्या कह रहा है। सी पार्ट में ये कह रहा है 84/98। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, 84 और 98, आप सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालिए। देखिए 84 किससे बना, तो 84 बना है 2 के मल्टीप्लिकेशन से। 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 4। अगेन 42 में भी एक 2 का फैक्टर दिख रहा है। 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 2। 21 में मुझे 3 और 7 का फैक्टर नजर आ रहा है। 98 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 98 में भी मुझे एक 2 का फैक्टर नजर आ रहा है। 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18, और यहां पे मुझे 7 इंटू 7 का फैक्टर नजर आ रहा है 49। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 84 बना है ये बना है 14 जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। किस में 14 मल्टीप्लाई हो रहा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूं मैं। देखना 14 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 6, 14 इंटू 6, 2 into 7 is 14, 14 multiplied with 6 is 84 and 2 multiplied with 7 is 14, 14 multiplied with 7 is 98। क्लियर? जब मैं 6 और 7 दोनों में 14 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं ऊपर नीचे, जो कॉमन फैक्टर है उसको अभी आप हटा दीजिए, तो 6 और 7 में अब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं वो बता रहा हूं। हायर क्लासेस में आपको सिखाएंगे कि ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स को कट कर दो। वो जो कटिंग करना सिखाएंगे ना, वो ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो नेक्स्ट थ्योरी में भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो यहां पे हमने ए बी सी कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं डी की तरफ। देखिएगा डी क्या बोल रहा है। डी में एक फ्रैक्शन मुझे समझ आ रहा है 12/52। ठीक है, अब 12/52 में फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो 12 में भी 2 नजर आ रहा है, 52 में भी 2 नजर आ रहा है। देखो 2 को जब मैं 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये है 12, और 52 में अगर मैं देखूं तो 3 का फैक्टर कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से, नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है 26 से। क्लियर है? तो 2 इंटू 6 इज 12 एंड 52, 26 में 2 का फैक्टर और नजर आ रहा है। तो 26 में कौन सा 2 का फैक्टर नजर आ रहा है, इसको देखना। 2 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 13 इज 26। आप देखेंगे 3 और 13 में, तो एक 12/52 के लिए मैं कह सकता हूं इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 3/13 है। जब इसमें 4 और 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 12/52 बन रहा है। तो 3/13 इज इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/13 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यही है आपका BCD करने का तरीका।
मूव करते हैं ई पार्ट की तरफ। देखिएगा ई पार्ट क्या कह रहा है। ई पार्ट कह रहा है 7/28। देखिएगा 7 तो सिंपल बना है 7 इंटू 1 से, बट 28 के लिए मैं क्या कह सकता हूं, क्या इसमें 7 का कोई फैक्टर दिख रहा है? तो देखिएगा 3 इंटू 7 इज 21 एंड 7 इंटू 4 इज 28। मैं कहूंगा कॉमन फैक्टर 7 और 7 है, तो 7/28 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वो है 1/4। तो यहाँ पे 1/4 इज द आंसर। बी पार्ट के लिए 5/2, सी पार्ट के लिए 6/7, डी पार्ट के लिए 3/13, ई पार्ट के लिए 1/4। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे ई पार्ट तक चीजों को कर लिया है सॉल्व। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखना। रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं? तो रमेश हैड 2 मिनट होल्ड करिएगा, ये आएगा रमेश हैड 20 पेंसिल्स। पहला स्टेटमेंट हमें कहा है उसके पास 20 पेंसिल्स हैं। शीलू हैड 50 पेंसिल्स। एक दूसरा कैरेक्टर का नाम दिया है शीलू। शीलू हैड कितनी पेंसिल्स? 50 पेंसिल्स। ठीक है। देन ये बोल रहा है जमाल हैड 80 पेंसिल्स। तो जमाल के पास कितनी है? जमाल हैड 80 पेंसिल्स। 80 पेंसिल्स। डन। अब तीनों की पेंसिल्स हमारे सामने आ गई हैं। 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स आफ्टर 4 मंथ के बाद की एक कहानी हमें दी है। 4 महीने के बाद रमेश 10 पेंसिल को यूज कर चुका है। मतलब रमेश के पास 20 पेंसिल थी, तो रमेश के पास अब रिमेनिंग कितनी बची? तो रमेश हैड 10 पेंसिल्स। भाई वो 10 यूज कर चुका है, रिमेनिंग 10 बचेंगी। 20 थी, 10 यूज कर ली है। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स। तो शीलू के पास भी हाफ हो गई हैं। शीलू हैड 25 पेंसिल्स। भाई 50 टोटल थी, 25 यूज हो चुकी है, 25 बची। 20 थी, 10 यूज हो चुकी है, 10 बची। ठीक है। इसके बाद हमें दिया जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। जमाल के पास अब कितनी है 4 महीने के बाद? तो जमाल हैड 40 पेंसिल्स रिमेनिंग। 40 वो यूज कर चुका है, 40 उसके पास बचेंगी। ये हमें डाटा दिया है। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? आप ये बताइए फ्रैक्शन हर एक बंदे के लिए। तो फ्रैक्शन फॉर यूज्ड अप पेंसिल्स। तो इस केस में रमेश के लिए पहला फ्रैक्शन क्या आएगा? रमेश का फ्रैक्शन बनेगा, रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल थी, 10 यूज हो गई। तो 20 पेंसिल थी, 10 यूज हो गई। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आएगा 10/20, मतलब इसके लिए फ्रैक्शन आएगा 1/2, हाफ बची। ऐसे ही रमेश के बाद हम आ जाते हैं शीलू पे। शीलू के पास टोटल 50 पेंसिल्स थी, आउट ऑफ 50 वो 25 पेंसिल्स यूज कर चुकी है। तो अगेन इसका फ्रैक्शन आएगा 1/2। कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कट कर दीजिए, 25 इंटू 1, 25 इंटू 2, तो 25 1/2। ऐसे ही जमाल के लिए अगर मैं देखूं तो जमाल के लिए भी हम कहेंगे कि उसके पास टोटल 80 पेंसिल्स थी, आउट ऑफ 80 40 यूज कर चुका है, फ्रैक्शन आएगा 1/2। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? तो रमेश, शीलू, जमाल का फ्रैक्शन मैंने दे दिया। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप, ये चेक करिए कि हर किसी ने यूज किया। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। तो इसको चेक करना है, यस, हर एक बंदे ने 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब उतना ही यूज किया जितना दिया गया, उसमें से उसने हाफ ही यूज किया। तो मैं कहूंगा
check if each has used up an equal fraction. तो yes, each has used an equal fraction. ठीक है, used up an equal fraction. yes, मेरा जवाब आएगा yes. yes, each has used up equal fraction. क्लियर है? तो यूज्ड फ्रैक्शन क्योंकि 1/2 आ रहा था, हर केस में सेम आ रहा है, हमने चेक कर लिया। रमेश, शीलू और जमाल में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। क्लियर है? तो यही था क्वेश्चन नंबर 8 करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। डन। जो गिवन था, गिवन से फ्रैक्शन फॉर यूज्ड अप पेंसिल्स निकाला और नेक्स्ट स्टेटमेंट का आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। 9th क्वेश्चन ये कह रहा है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर ईच। आप पहले तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करो। डन। देखो 2/3 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2/5 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1/2 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 5/8 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 9/10 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। डन है पहली बात। हमें दिया है फर्स्ट पार्ट में 250/400, यही दिया है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 250 और 400 कैसे बना होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं मैं, क्या आंसर आएगा वो दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पे देखिएगा 50 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और यहां पे भी मुझे 50 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। तो नीचे 8 बच रहा है, ऊपर 5 बच रहा है। जब मैं 5/8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे 50 के साथ, देखिएगा तो यहाँ पे 5 × 50 250 होता है, 8 × 50 400 होता है। तो मैं कहूँगा ये आ रहा है 5/8 और 5/8 यहाँ पे हमें दिख रहा है डी ऑप्शन। तो फर्स्ट की मैचिंग हो रही है डी के साथ। क्लियर है? डन है ये चीज। आगे नेक्स्ट सेकंड वाला देख रहे हैं। सेकंड वाले में हमें फ्रैक्शन क्या दिया है? तो सेकंड वाले में फ्रैक्शन हमें दिया है 180/200। तो ऊपर नीचे मुझे एक 2 का फैक्टर भी दिख रहा है, मतलब 20 का फैक्टर तो मुझे यहाँ दिख रहा है। एक तो 10 का मल्टीप्लिकेशन और एक 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 20 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ तो 180 बनता है। ठीक है? और जब 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ तो 200 बनता है। देखिए कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 20 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9/10 के इक्विवेलेंट है। 180/200 ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/10 के, और 9/10 यहाँ पे दिख रहा है ई ऑप्शन। तो मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग हम कैसे कर रहे हैं ये चीज समझनी जरूरी है। क्लियर? थर्ड वन में आते हैं। देखिए थर्ड वन में हमसे क्या कह रहा है? तो थर्ड वन में ये हमसे कह रहा है 660/990 और यहां पे हमें दिख रहा है एक तो 10 एक तो 11, तो 11 का फैक्टर भी दिख रहा है दोनों तरफ। तो मैं ऐसा बोलूंगा 110 का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 6 के साथ और जब 110 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 9 के साथ, 6 और 9 में भी अभी कॉमन हमें दिख रहा है 3, तो हम कह रहे हैं जब 330 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं ऐसा बोल देता हूं, जब 330 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 के साथ तो 660 बनता है, और जब 330 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 के साथ तो 990 बनता है। यहां पे 330 कॉमन फैक्टर है, तो इसका 2/3 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब ए ऑप्शन। क्लियर है? डन। तो फर्स्ट की मैचिंग डी के साथ, सेकंड की मैचिंग ई के साथ, थर्ड की मैचिंग ए के साथ। मूव करते हैं फोर्थ वन पे। देखिएगा फोर्थ वन में ये क्या कह रहा है? फोर्थ वन में ये कह रहा है 180/360। यहां पे हमें 30 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है सबसे पहले, तो मैं 30 को निकाल लेता हूं। देखना 30 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ तो 180 हो रहा है, और 30 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के साथ, 13 के साथ या 12 के साथ,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 के साथ, यहाँ पे ये आएगा 12 के साथ। 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3। तो 6 और 12 में भी मुझे 2 का फैक्टर दिख रहा है। मैं कहूँगा यहाँ पे जब 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 3 के साथ। और यहाँ पे जब 60 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? तो 60 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 6 के साथ, 6 के साथ। 6 इंटू 6 इज 36। अभी भी मुझे एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, 1/2 आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई हुआ है एक्चुअली 1 के साथ, और यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ। तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ। 180 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 360। यस, यहाँ पे कुल मिला के 180 कॉमन 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 आएगा। 1/2 है हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? और लास्ट में हमें दिया है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में ये बोल रहा है 220/550। तो ये आ जाएगा, एक तो 11 और एक 10। तो 110 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, और 110 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है 2/5। देखिएगा 2/5 यहाँ पर है बी ऑप्शन, तो ये आएगा बी के साथ मैचिंग। हमसे कहा था मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कर दिया मैच। अब एंड राइट टू मोर ईच, हर एक में 2 और इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए। तो देखिएगा, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं ब्लू पेन का। 5/8, यहां पे 5/8 हमारा पहला फ्रैक्शन आया था, इसके लिए बता रहा हूं, यहां पे इसको मैं पार्टीशन कर देता हूं। मैच द फॉलोइंग हम कर चुके हैं। 5/8 में अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये आएगा 10/16। 5/8 में अगर मैं ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये आएगा हमारा 35 अपॉन, ये हमारा आएगा 56। डन। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे ही 9/10 के लिए अगर मैं बात करूं तो 9/10 में अगर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो एक फ्रैक्शन मेरा आ रहा है 90/100। 2 लिखने। 9/10 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 का ऊपर नीचे, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 99/110। तो आपको कुल मिला के हर एक के लिए एग्जाम्पल देना है। डन है। तो मैंने 5/8 के लिए दिया, 9/10 के लिए दिया। बाकी के लिए आप अपनी कॉपी में करिए, कैसे करना था वो मैंने आपको समझाया है। 2/3 के लिए एग्जाम्पल दूं तो कुछ भी ऊपर नीचे सिमिलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, ये आएगा 10/15। और 2/3 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे 8 और 8 का, तो भी देखिएगा 2 इंटू 8 इज 16 एंड 3 इंटू 8 इज 24। कुल मिला के देखिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी 2 अब आप करिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने फाइनली एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कर लिया है सॉल्व। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म का कन्वर्जन, उसको वॉच करना मत भूलिएगा। थ्योरी लेक्चर है, थ्योरी के बाद ही आप एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.6 की तरफ मूव करिएगा। 7.4 और 7.5 नेक्स्ट थ्योरी पे डिपेंड है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, और जो लास्ट एक्सरसाइज है 7.6 उसके लिए एक अलग थ्योरी लेक्चर है जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते रहिए, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और एक प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अगर आप वीडियोस को वॉच करना चाह रहे हैं तो आप गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो आप यहाँ तो वेबसाइट पे एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आप विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस वॉच कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ऐप स्टोर में जाके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए। जो एप्लीकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे भी आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये 2 आसान तरीके। इसी तरीके से आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे।
अगर आप YouTube चैनल वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा चैनल को, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशंस आएंगे। तो कौन सी वीडियो आ रही है, किसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है, आप पहले तैयारी कर पाए, तो जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्लियर है? इसी के साथ में शेयर करते रहिए, जितनी ज़्यादा लिंक्स को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 100% फ्री एजुकेशन, यही हमारा मोटिव है। 100% फ्री एजुकेशन घर घर जा पाए। अगर कोई भी आपके मोहल्ले, आपके रिलेशन में या आपके टच में किसी भी तरीके से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एसएससी की या बैंक की, तो आप उनको भी हमारे बारे में बताइए कि कंप्लीट कोर्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ बेस्ट मटेरियल सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। सबके लिए एक ही तरीका है, magnetbrains.com की वेबसाइट पे विजिट करके वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।